हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुधांशु स्वागत करता हूं आपका आशीष तिवारी यूट्यूब चैनल पर। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं इस चैनल के माध्यम से आप सभी के लिए लेकर आया हूं एक वीडियो लेक्चर सीरीज जो बेस है आपके बीए प्रोग्राम के सेकंड सेमेस्टर की भारत की विदेश नीति यानी कि इंडियाज फॉरेन पॉलिसी नाम की एक इम्पोर्टेंट किताब पर, जो कि आपका डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर कोर्स यानी कि डीएससी 4 मेजर पेपर का सब्जेक्ट है। तो अगर आप ड्यू, सोल, रेगुलर या किसी और यूनिवर्सिटी से ये सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो ये सीरीज आपके लिए बहुत ही ज्यादा उपयोगी साबित होने वाली है, क्योंकि इस सीरीज में हम हर चैप्टर को सिंपल भाषा में समझेंगे, इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को ब्रेक डाउन करेंगे और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी डिस्कस करेंगे। तो अगर आप ड्यू, सोल, रेगुलर, एनसीवैप एंड अदर किसी के भी सब्जेक्ट को समझना चाहते हैं आसानी से, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले। एंड सोल से रिलेटेड डेली अपडेट्स के लिए आप सभी हमारा व्हाट्सएप चैनल फॉलो कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं आपका स्वागत करता हूं बीए प्रोग्राम के सेकंड सेमेस्टर की इंडियाज फॉरेन पॉलिसी सब्जेक्ट के यूनिट नंबर 4 के चैप्टर नंबर 2 के इस वीडियो लेक्चर में। इससे पहले की वीडियो में हमने यूनिट नंबर 4 का चैप्टर नंबर 1 के इंपोर्टेंट टॉपिक डिस्कस किए थे, और आज की वीडियो में हम हमारा यूनिट नंबर 4 का चैप्टर नंबर 2 भारत एक वैश्विक शक्ति के रूप में संभावनाएं और चुनौतियों को समझेंगे। तो भाई इस वीडियो में हम समझेंगे इंडिया की फॉरेन पॉलिसी का बेस और उसकी जर्नी के बारे में। तो चलिए इस जो चैप्टर की शुरुआत है वो हम सबसे पहले एक छोटी सी भूमिका से कर लेते हैं। तो भूमिका में हम देखेंगे भारत की विदेश नीति ऐतिहासिक अनुभवों, औपनिवेशिक विरासत, राष्ट्रीय हितों और बदलते वैश्विक परिदृश्य का परिणाम है। तो भाई सबसे पहले हम समझते हैं कि इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है उसका बैकग्राउंड क्या है। तो सबसे पहले अगर हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की बात करें तो इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है कोई एक दिन में नहीं बनी। ये हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस, कॉलोनियल रूल्स और ग्लोबल चेंजेस का एक रिजल्ट है। उसके बाद अगर हम बात करें इंडिपेंडेंस के बाद जो हमारी पॉलिसी थी, तो 1947 के बाद इंडिया ने एक ऐसी फॉरेन पॉलिसी अडॉप्ट करी जो कि पीस, नॉन अलाइजमेंट, डेवलपमेंट और स्ट्रेटेजिक इंडिपेंडेंस पर बेस्ड थी। मतलब कि इंडिया किसी एक पावर ब्लॉक का पार्ट नहीं बनना चाहता था, उसने अपनी खुद की एक विदेश नीति अडॉप्ट करी। नेक्स्ट उसके बाद आता है हमारा पोस्ट कॉलोनियल चैलेंजेस, यानी कि जो हमारा उत्तर औपनिवेशिक समय था उस समय की। तो एक नए इंडिपेंडेंट कंट्री के रूप में इंडिया के सामने कई सारे चैलेंजेस थे। क्या क्या चैलेंजेस थे? जैसे कि सोवर्जिनिटी को मेंटेन करना और इसी के साथ साथ डेवलपमेंट अचीव करना और ग्लोबल आइडेंटिटी भी बनाना। तो ये सब इजी नहीं था, ये सभी एक चुनौती के रूप में भारत के सामने बने हुए थे, लेकिन टाइम के साथ साथ कुछ कुछ चेंजेस होते रहे। तो समय के साथ साथ जैसे जैसे ग्लोबल पॉलिटिक्स चेंज हुई, ऐसे ऐसे इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है उसमें भी बहुत सारे चेंजेस आने लगे। तो अब जो इंडिया थी वो इकोनॉमिक नीड्स और सिक्योरिटी चैलेंजेस को ध्यान में रखकर डिसीजन लेता है। इसके बाद अगर हम बात करें हमारे आज के समय के रूप में, तो आज के समय में जो भारत है वो एक उभरती वैश्विक शक्ति के रूप में देखा जाता है और वर्ल्ड स्टेज पर अपनी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस बनाने की कोशिश कर रहा है। तो यही था भाई हमारा एक छोटी सी भूमिका के बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है उत्तर औपनिवेशिक राज्य की व्याख्या को लेकर। तो भाई अब हम बात समझते हैं इंडिया को एक पोस्ट कॉलोनियल स्टेट के रूप में कैसे देखा जाता है। तो सबसे पहले आप इसकी अवधारणा और अर्थ को समझिएगा। तो उत्तर औपनिवेशिक राज्य वह राज्य होता है जो औपनिवेशिक शासन से मुक्त होकर स्वतंत्रता प्राप्त करता है। तो भाई उत्तर औपनिवेशिक यानी कि पोस्ट कॉलोनियल स्टेट का मतलब है ऐसा देश जो कॉलोनियल रूल से फ्री होकर अपनी इंडिपेंडेंट पॉलिसीज बनाता है। तो अगर आप देखें इंडिया इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है, जो कि ब्रिटिश रूल से फ्री होने के बाद अपना सिस्टम अपने आप डेवलप करता है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है औपनिवेशिक विरासत का प्रभाव, यानी कि कॉलोनियल लेजेसी का क्या इम्पैक्ट पड़ा था। औपनिवेशिक शासन ने भारत की अर्थव्यवस्था, प्रशासनिक ढांचे और सामाजिक संरचना को प्रभावित किया। तो भाई ब्रिटिश रूल का इंडिया पर डीप इम्पैक्ट था, उससे इकोनॉमी वीक हो गई थी, एडमिनिस्ट्रेटिव और इंस्टीट्यूशंस कॉलोनियल स्टाइल के थे और सोसाइटी भी डिवाइड हो चुकी थी। तो भाई इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया को इन सब प्रॉब्लम्स को फिक्स करना था और खुद को आत्मनिर्भर और मजबूत राष्ट्र बनाना था।
इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा राष्ट्रीय पहचान और संप्रभुता को लेकर। उत्तर औपनिवेशिक राज्य के रूप में भारत ने अपनी संप्रभुता, स्वतंत्रता और राष्ट्रीय पहचान को सुदृढ़ करने पर जोर दिया। भाई इंडिया ने अपनी आइडेंटिटी और सोवर्जिनिटी को स्ट्रॉन्ग करने पर फोकस किया। तो फॉरेन पॉलिसी में भी उनके यही हमें क्लियरली दिखता है कि इंडिया अपने डिसीजन खुद लेता है, किसी के प्रेशर में नहीं, किसी भारी दबाव में आकर वो अपने डिसीजन नहीं लेता, बल्कि वो एक फ्रीडम रूप से अपने डिसीजन ले सकता है। अब इसकी कुछ विकास की चुनौतियों के बारे में भी बात करें तो इंडिपेंडेंस के बाद जब हमारा देश आजाद हुआ, उसके बाद से इंडिया के सामने बहुत सारे मेजर प्रॉब्लम्स थी, जैसे कि गरीबी, अशिक्षा, बेरोजगारी, इकोनॉमिक बैकवर्ड्स। तो इन सभी जो समस्याएं थी, इन सभी को सोल्व करने के लिए जो इंडिया था, उसने एक प्लान डेवलपमेंट और इंटरनेशनल कोऑपरेशन का सहारा लिया, यानी कि अंतरराष्ट्रीय सहयोग का उसने सहारा लिया, तभी वो इन समस्याओं का समाधान कर सका। तो यही थे भाई हमारे उत्तर औपनिवेशिक राज्य की व्याख्या। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है भारत की विदेश नीति के सिद्धांत एवं निर्धारक तत्व। तो भाई अब हम बात है इंडिया की फॉरेन पॉलिसी के कोर प्रिंसिपल्स पर, यानी कि विदेश नीति के कौन कौन से सिद्धांत है और कौन कौन से निर्धारक तत्व है जिनसे कि विदेश नीति मानी जाती है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं विदेश नीति के प्रमुख सिद्धांत के बारे में। तो भारत की विदेश नीति शांति, अहिंसा, सहअस्तित्व और आपसी सम्मान जैसे सिद्धांतों पर आधारित है। तो अगर आप देखें इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है वो कुछ बेसिक प्रिंसिपल पर बेस है, जैसे कि पीस यानी कि शांति, नॉन वायलेंस यानी कि अहिंसा, म्यूचुअल रिस्पेक्ट, को असिस्टेंस। तो ये जो प्रॉब्लम्स है इनको हम पंचशील के नाम से भी जानते हैं। तो पंचशील सिद्धांत यही है, सबसे पहले संप्रभुता का सम्मान करना, सेकंड आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप ना करना, थर्ड समानता, फोर्थ शांतिपूर्ण और फिफ्थ सहअस्तित्व। यानी कि ये सभी जो प्रिंसिपल्स है इन्हें ही हम पंचशील सिद्धांत कहते हैं, और पंचशील सिद्धांत के ऊपर ही हमारी विदेश नीति टिकी हुई है। तो सिंपल लैंग्वेज में आप समझो कि इंडिया चाहता है कि सब कंट्रीज के साथ पीसफुल रिलेशंस हो और अननेसेसरी कॉन्फ्लिक्ट्स अवॉइड किए जाए। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है गुट निरपेक्षता और रणनीतिक स्वायत्तता को लेकर। भारत ने शीत युद्ध के दौरान गुट निरपेक्ष नीति अपनाई। तो भाई कोल्ड वॉर के टाइम इंडिया ने नॉन अलाइजेंट यानी कि गुट निरपेक्ष की जो पॉलिसी है वो अडॉप्ट की थी। मतलब कि इंडिया ना तो यूएसए के ग्रुप में था और ना ही वो यूएसएसआर के ग्रुप में था। इसका मेन उद्देश्य जो था वो था अपनी इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी मेंटेन करना। तो आज के टाइम में हम इसे रणनीतिक स्वायत्तता यानी कि स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी के रूप में भी देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है घरेलू निर्धारक तत्व। तो घरेलू निर्धारक तत्व की अगर हम बात करें तो भारत की भौगोलिक स्थिति, आर्थिक स्थिति, राजनीतिक व्यवस्था और सैन्य क्षमता उसकी विदेश नीति को प्रभावित करते हैं। तो इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है उस पर उसकी एक्सटर्नल कंडीशंस भी इफेक्ट करती है। जैसे कि आप देखें जियोग्राफिकल लोकेशन हो गई या इकोनॉमिक कंडीशन हो गई या पॉलिटिकल सिस्टम या मिलिट्री स्ट्रेंथ, ये सभी हमारी विदेश नीति को प्रभावित करते हैं। इसी के साथ साथ ही जो डेमोक्रेसी है वो डेमोक्रेसी होने की वजह से भी जो पब्लिक ओपिनियन है वो भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे भारत की विदेश नीति में। फोर्थ पॉइंट आता है अंतरराष्ट्रीय निर्धारक तत्वों को लेकर। तो भाई ग्लोबल फैक्टर्स भी इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है उनको प्रभावित करते हैं, जैसे कि ग्लोबल पावर बैलेंस करना, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, नेबरिंग कंट्रीज और वर्ल्ड प्रॉब्लम्स। तो इंडिया चेंजिंग ग्लोबल सिचुएशंस के अकॉर्डिंग अपनी पॉलिसी में फ्लेक्सिबिलिटी रखता है, यानी कि वो वैश्विक परिस्थितियों के अनुसार अपनी जो नीति है उनमें लचीलापन रखता है, उनको बदल भी सकता है, उनको सही भी रख सकता है। तो यही थे भाई कुछ निर्धारक तत्व भारत की विदेश नीति के। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है गुट निरपेक्ष आंदोलन को लेकर। तो अब हम बात कर लेते हैं गुट निरपेक्ष आंदोलन के बारे में, जिसे हम NAM के नाम से भी जानते हैं। तो सबसे पहले हम इसका उद्भव और पृष्ठभूमि के बारे में जानेंगे। तो उद्भव और पृष्ठभूमि में अगर हम देखें, शीत युद्ध के दौरान जब विश्व दो गुटों में विभाजित था तब भारत ने गुट निरपेक्ष आंदोलन की पहल की। तो भाई जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि जब कोल्ड वॉर चल रहा था तो उस टाइम पर दुनिया दो ब्लॉक्स में डिवाइड थी। फर्स्ट था हमारा यूएसए और सेकंड था हमारा यूएसएसआर। तो भाई जिसे हम सोवियत यूनियन भी कहते हैं। तो ऐसे टाइम में जो इंडिया था उसने नॉन अलाइनेड मूवमेंट जिसे हम NAM के नाम से भी जानते हैं, गुट निरपेक्ष आंदोलन स्टार्ट किया।
ताकि जो डेवलपिंग कंट्रीज है वे किसी भी पावर ब्लॉक के प्रेशर में ना आए, क्योंकि उस समय जो यूएसए था वो चाहता था कि भारत उसकी टीम में आ जाए, यूएसएसआर जो था वो चाहता था भारत उसकी टीम में आ जाए, लेकिन भारत ने किसी भी एक की टीम में ना जाकर अपने स्वतंत्र निर्णय लिए और अपनी खुद की एक नीति बनाई, और इसी के ही हम गुटनिरपेक्ष आंदोलन कहते हैं। सेकंड पॉइंट आता है भारत की भूमिका को लेकर। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, यूगोस्लाविया के टीटो और मिस्र के नासिर जैसे नेताओं ने एनएएम को आगे बढ़ाया। तो इंडिया के इस मूवमेंट का जो फंडिंग मेंबर था वे थे हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू, जैसे कि आप सभी देख भी सकते हैं। इन्होंने ही इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। उसके साथ इसी के साथ जो थे वे यूगोस्लाविया के टीटो और इजिप्ट के नासिर जैसे बहुत सारे लीडर्स ऐसे इन्वॉल्व थे जिन्होंने इसको आगे बढ़ाया, जिन्होंने इसको नाम पहचान दी। तो भारत इस आंदोलन के एक प्रमुख संस्थापक और सक्रिय सदस्य माना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है उद्देश्य और सिद्धांत, यानी कि ऑब्जेक्टिव्स और प्रिंसिपल्स के बारे में। तो भाई जो हमारा गुटनिरपेक्ष आंदोलन था इसका एम आखिर, इसका उद्देश्य आखिर क्या था? तो इसका उद्देश्य था शांति यानी कि पीस प्रमोट करना, इसी तरीके से स्वतंत्रता यानी कि इंडिपेंडेंस मेंटेन करना, समानता और विकास को बढ़ावा देना यानी कि इक्वालिटी और डेवलपमेंट को बढ़ावा देना। तो ये जो कॉलोनिज्म, इंपीरियलिज्म यानी कि साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद और रेजिज्म है, इन सभी के खिलाफ था। फोर्थ पॉइंट आता है वर्तमान प्रासंगिकता को लेकर। तो भाई कोल्ड वॉर के बाद भी जो हमारा एनएएम है उसकी जो प्रासंगिकता है वो खत्म नहीं हुई, आज भी ये डेवलपिंग कंट्रीज के इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करती है। तो आज भी विकासशील देशों के हितों की रक्षा करती है हमारी ये एनएएम। तो यही था भाई हमारा गुटनिरपेक्ष आंदोलन। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है वो हमारा आता है परमाणु नीति को लेकर। तो भाई सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि जो हमारी ये परमाणु नीति है इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि यानी कि इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या रहा। तो भाई भारत का परमाणु कार्यक्रम स्वतंत्रता के बाद वैज्ञानिक विकास और राष्ट्रीय सुरक्षा की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए प्रारंभ हुआ। तो इंडिया का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो इंडिपेंडेंस के बाद स्टार्ट हुआ। तो जो हमारे होमी जे भाभा थे, जैसे कि आप सभी देख सकते हैं, ये हमारे होमी जे भाभा है, इनके लीडरशिप में ही साइंटिफिक डेवलपमेंट पर फोकस किया गया था। तो इस समय हमारे चाइना और पाकिस्तान की जो संधियां थी उनकी वजह से जो सिक्योरिटी एस्पेक्ट थे वे भी इंपॉर्टेंट हो गए थे। साथ साथ 1974 का जो पोखरान फर्स्ट और 1998 का जो पोखरान सेकंड है, इनके परमाणु परीक्षणों ने भारत को एक परमाणु शक्ति बना दिया था। यानी कि सबसे पहले जो न्यूक्लियर टेस्ट हुए वे पोखरान फर्स्ट और पोखरान सेकंड के हुए। तो यही थे हमारे परमाणु नीति की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है वो हमारा आता है विश्वसनीय न्यूनतम प्रतिरोध को लेकर। यानी कि भारत की जो परमाणु नीति थी वो विश्वसनीय न्यूनतम प्रतिरोध पर आधारित है। तो ये आखिर है क्या? तो इंडिया की न्यूक्लियर पॉलिसी क्रेडिबल मिनिमम डिटरनेंस पर बेस है। मतलब कि इंडिया सिर्फ उतने ही न्यूक्लियर कैपेबिलिटी रखता है जितनी अपनी सिक्योरिटी के लिए जरूरी हो, न कि अटैक के लिए। यानी कि इंडिया के पास उतना ही न्यूक्लियर रहेगा जो कि वो अपनी सिक्योरिटी के लिए रख सके, ना कि किसी अटैक के लिए। थर्ड पॉइंट आता है नो फर्स्ट यूज सिद्धांत और जिम्मेदार दृष्टिकोण। तो नो फर्स्ट यूज सिद्धांत क्या है स्टूडेंट, आप उसको भी समझ लीजिएगा। तो भाई इंडिया ने एक क्लियर स्टैंड लिया है कि हम पहले न्यूक्लियर अटैक नहीं करेंगे। यानी कि अगर कोई हम पर अटैक करेगा तो इंडिया स्ट्रॉन्ग जवाब देने के लिए रेडी है, पर खुद से न्यूक्लियर अटैक वो नहीं करेगी। मान लो अगर कोई भी देश इंडिया पर हमला करता है, इंडिया पर न्यूक्लियर अटैक करता है, तो तभी इंडिया उस पर न्यूक्लियर अटैक कर सकती है, अदरवाइज इंडिया खुद से किसी देश पर न्यूक्लियर अटैक नहीं करेगी। तो इससे इंडिया एक रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर पावर के रूप में भी दिखता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है वैश्विक निशस्त्रीकरण के प्रति प्रतिबद्धता। यानी कि जो भारत परमाणु निशस्त्रीकरण है और हथियारों की दौड़ है उसको समाप्त करने का समर्थक रहा है। तो भाई इंडिया हमेशा से ही न्यूक्लियर पावर को कम करने के सपोर्ट में रहा है। इंडिया ने एनपीटी पर साइन नहीं किया, लेकिन फिर भी जो ग्लोबल पीस है उसके लिए वो कमिटमेंट है। यानी कि वैश्विक शांति और संतुलन के लिए वो हमेशा अपने स्तर पर प्रतिबद्ध है। फिफ्थ पॉइंट आता है हमारा रणनीतिक संतुलन और सुरक्षा चुनौतियों को लेकर। तो भाई चाइना और पाकिस्तान जैसे न्यूक्लियर कंट्रीज के बीच में इंडिया को अपनी जो
सिक्योरिटी है वो थोड़ी स्ट्रॉन्ग रखनी पड़ती है। तो इसीलिए इंडिया अपनी न्यूक्लियर कैपेबिलिटी को कंटिन्यूसली मॉडर्नाइज कर रहा है, यानी कि वो अपने सिक्योरिटी के लिए जो परमाणु शक्ति है उसको बढ़ा रहा है। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो हमारा आर्थिक नीति को लेके आता है। तो अब हम बात कर लेते हैं आर्थिक नीति यानी कि इकोनॉमिक पॉलिसी के बारे में। तो भाई इसमें जो हमारा सबसे फर्स्ट पॉइंट आता है वो आता है विदेश नीति में आर्थिक कूटनीति का महत्व। तो सबसे पहले आप समझिएगा कि जो हमारी फॉरेन पॉलिसी है उसमें इकोनॉमिक डिप्लोमेसी का क्या रोल है। तो वर्तमान समय में आर्थिक कूटनीति भारत की विदेश नीति का एक प्रमुख स्तंभ बन चुकी है। तो आज के टाइम में जो फॉरेन पॉलिसी है वो सिर्फ एक पॉलिटिक्स ही नहीं बल्कि इकोनॉमिक ड्राइवन भी हो चुकी है। तो इंडिया का जो मेन फोकस है, जो मुख्य उद्देश्य है वो है ट्रेड को इंक्रीज करना, फॉरेन इन्वेस्टमेंट एफडीआई को लाना, इसी के साथ साथ टेक्नोलॉजी और एनर्जी कॉर्पोरेशन को बढ़ावा देना। तो आप एक एग्जांपल के माध्यम से समझिएगा, जैसे इंडिया यूएस और मिडल ईस्ट के साथ रिलेशन स्ट्रॉन्ग करता है ताकि ऑयल और इन्वेस्टमेंट दोनों मिल सके। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है 1991 के आर्थिक सुधार और वैश्वीकरण को लेकर। तो भाई 1991 के उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण सुधारों ने भारत की अर्थव्यवस्था को अंतरराष्ट्रीय बाजार के लिए खोल दिया। तो 1991 में इंडिया ने अपनी इकोनॉमी ओपन कर दी थी। एलपीजी यानी कि एलपीजी का मतलब क्या था आप उसको समझिएगा। एलपीजी का मतलब था लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, यानी कि रूल कम हो और प्राइवेट सेक्टर को प्रमोट किया जाए, साथ ही दुनिया से कनेक्ट किया जाए। तो इसका रिजल्ट क्या हुआ? इसका रिजल्ट ये हुआ कि जो हमारी फॉरेन पॉलिसीज है, जो फॉरेन कंपनीज है वे इंडिया में आई, एफडीआई बढ़ा और ट्रेड भी बढ़ने लगा। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है नई आर्थिक पहल और कार्यक्रम को लेकर। तो कुछ ऐसी आर्थिक पहल के बारे में भी हम बात कर लेते हैं। तो इंडिया ने कई नए प्रोग्राम्स लॉन्च किए, जैसे कि मेक इन इंडिया अगर आप देखें तो ये आपका मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट करता है। इसी तरीके से आत्मनिर्भर भारत हो गया, ये आपका इनोवेशन प्रमोट करता है, सेल्फ रिलायंस देता है, और स्टार्टअप इंडिया भी आपका इनोवेशन को प्रमोट करता है। डिजिटल इंडिया होगा, ये टेक्नोलॉजी को दिखाता है। तो भाई इन सभी का उद्देश्य यही था कि जो इंडिया है उसको ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाया जाए। नेक्स्ट पॉइंट आता है ऊर्जा सुरक्षा और संसाधन प्रबंधन को लेकर। तो भारत अपनी बढ़ती ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विभिन्न देशों के साथ तेल, गैस और नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग करता है। तो भाई जैसा कि आप सभी जानते हैं एनर्जी के बिना जो डेवलपमेंट है वो पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए इंडिया ऑयल एंड गैस इंपोर्ट करता है, रिन्यूएबल एनर्जी जैसे कि सोलर, वाइंड, इन पर भी वो फोकस करता है। तो इसीलिए जो इंडिया है वो डिफरेंट कंट्रीज के साथ एनर्जी पार्टनरशिप भी बनाए रखता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है वैश्विक आर्थिक संगठनों में भूमिका। तो भाई रोल इन ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन में हम इंडिया का रोल देख लेते हैं। तो जो हमारा इंडिया है, भारत है, वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है डब्ल्यूटीओ में, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, आईएमएफ में, विश्व बैंक में, G20 में। ये ऐसे बहुत सारे संगठन है जिसमें जो इंडिया है वो सक्रिय भागीदारी निभाता है। तो इंडिया डेवलपिंग कंट्रीज की वॉइस भी उठाता है, यानी कि विकासशील देशों के हितों में वो हमेशा बात करता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है चुनौतियां और अवसर को लेकर। तो अब हम चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज के बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले आप चैलेंजेस समझिएगा कि चुनौतियां हमारे सामने क्या क्या है। तो चैलेंजेस है ग्लोबल कंपटीशन, ट्रेड इम्बैलेंस, इसी के साथ साथ टेक्नोलॉजी गैप। तो ये सभी हमारे सामने कुछ चुनौतियां हैं, लेकिन इसी के साथ साथ हमारे सामने कुछ अपॉर्चुनिटीज भी है, कुछ संभावनाएं भी है। जैसे कि हम देखें हमारे पास एक विशाल बाजार है, यंग पॉपुलेशन है और इसी के साथ साथ रैपिड टेक ग्रोथ भी है। तो भाई कुछ चुनौतियां भी है और कुछ अवसर भी है। तो यही थे हमारे आर्थिक नीति। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है वो हमारा आता है दक्षिण एशिया में भारत की भूमिका को लेकर। तो अब हम बात कर लेते हैं कि दक्षिण एशिया में जो भारत की भूमिका है वो आखिर है क्या। तो इसमें सबसे पहला जो पॉइंट आता है हमारा वो हमारा आता है क्षेत्रीय नेतृत्व और प्रभाव को लेकर। तो भारत दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा देश है जो आर्थिक, राजनीतिक और सैन्य दृष्टि क्षेत्र से महत्वपूर्ण प्रभाव रखता है। यानी कि स्टूडेंट जो इंडिया है वो साउथ एशिया का सबसे बड़ा और पावरफुल कंट्री माना जाता है, चाहे इकोनॉमी हो, चाहे मिलिट्री हो, चाहे पॉलिटिक्स हो।
इंडिया का एक स्ट्रॉन्ग प्रभाव सब में देखने को मिलता है। तो जैसे कि आप एक एग्जांपल के माध्यम से समझिएगा, जैसे क्लास में एक टॉपर सबको गाइड करता है, वैसे जो इंडिया है वो अपने रीजन को लीड करता है। तो क्षेत्रीय स्थिरता और विकास के लिए जो भूमिका निभाता है वो हमारा इंडिया ही निभाता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी, यानी कि इंडिया की जो पॉलिसी है वो बहुत ही क्लियर है। वो कहता है कि पहले पड़ोसी, यानी कि पड़ोसी पहले है। जैसे कि इंडिया के कुछ पड़ोसी देश हो गए, जैसे कि नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, जैसे ये बहुत सारी कंट्रीज है। इनके साथ साथ वो अपने रिलेशंस को स्ट्रॉन्ग करता है और अपने संबंधों को मजबूत बनाता है। तो ये जो नीति है ये ओवरऑल ट्रस्ट यानी कि विश्वास और सहयोग यानी कि कोऑपरेशन पर आधारित है। नेक्स्ट पॉइंट आता है क्षेत्रीय संगठनों में भूमिका। तो भाई कुछ क्षेत्रीय संगठन भी है जिन्हें हम रीजनल ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, जैसे कि सारस हो गया, बायोमेस्टिक हो गया। तो ऐसे कुछ ग्रुप्स का पार्ट भी इंडिया माना जाता है। इसी तरीके से अगर आप देखें बायोमेस्टिक के माध्यम से जो इंडिया है उसने साउथ एशिया और साउथ ईस्ट एशिया को कनेक्ट कर लिया है। नेक्स्ट पॉइंट आता है आर्थिक और विकासात्मक सहयोग को लेकर। तो भाई इंडिया अपने नेबरहुड को हेल्प करता है, उसको फाइनेंशियल एड देता है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करता है, इसी के साथ साथ टेक्निकल सपोर्ट भी करता है। तो इससे रीजनल डेवलपमेंट भी फास्ट होता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है चीन का बढ़ता प्रभाव और चुनौतियों को लेकर। तो भाई चाइना का जो बढ़ता प्रभाव है वो साउथ एशिया में लगातार बढ़ता जा रहा है। तो स्पेशली अगर आप देखें BRI में, जिसे हम बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव कहते हैं, उसके थ्रू भी जो चाइना का प्रभाव है वो बढ़ता जा रहा है, जो कि भारत के लिए एक चुनौती माना जाता है। तो इंडिया के लिए ये एक चैलेंज है अपना प्रभाव को मेंटेन करने के लिए। तो इसी के लिए अपने प्रभाव को बनाने के लिए जो इंडिया है वो संतुलित और सक्रिय नीति अपनाती है। नेक्स्ट पॉइंट आता है सुरक्षा और राजनीतिक चुनौतियों के बारे में। तो भाई रीजन में बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी है, जैसे आप देखें बॉर्डर डिस्प्यूट, सीमा विवाद हो गया, टेररिज्म, आतंकवाद हो गया, इसी तरीके से राजनीतिक अस्थिरता हो गई। बहुत सारे ऐसे चुनौतियां हमारे सामने हैं जो कि हमारे क्षेत्रीय स्थिरता के लिए खतरा बने हुए हैं। तो इंडिया इन सबको हैंडल करता है अपनी डिप्लोमेसी और अपने सिक्योरिटी के माध्यम से। तो यही था भाई दक्षिण एशिया में भारत की भूमिका। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है वो हमारा आता है अंतरराष्ट्रीय राजनीति में भारत का महत्व एवं महत्वाकांक्षाओं को लेकर। तो अब हम इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में इंडिया का रोल देख लेते हैं, जिसमें हमारा सबसे फर्स्ट पॉइंट आता है वो आता है उभरती वैश्विक शक्ति के रूप में भारत को लेकर। यानी कि जो भारत है भाई वो इंडिया की यानी कि दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी में से एक है, यानी कि सबसे तेज बढ़ने वाली अर्थव्यवस्थाओं में से एक भारत की भी है, क्योंकि उसके पास एक स्ट्रॉन्ग मिलिट्री है, हग पॉपुलेशन है और इसी के साथ साथ तकनीकी क्षमता भी है। तो इसीलिए जो इंडिया है वो ग्लोबल लेवल पर पावरफुल बन रहा है। नेक्स्ट पॉइंट आता है वैश्विक मंचों पर सक्रिय भागीदारी को लेकर। तो भाई इंडिया G20, ब्रिक्स, SCO, क्वाड, ऐसे बहुत सारे अंतरराष्ट्रीय मंच है जहां पर अपनी सक्रिय भूमिका निभाता है। तो इंडिया ग्लोबल डिसीजन को भी प्रभावित करता है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता की आकांक्षाओं को लेकर। तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, जिसे हम UNSC भी कहते हैं, उसमें भी जो इंडिया है वो अपनी स्थायी सदस्यता लेने का प्रयास कर रहा है। तो UN सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर बनना चाहता है इंडिया। इससे इंडिया की जो ग्लोबल पावर है वो और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट आता है इंडो पैसिफिक और वैश्विक रणनीति को लेकर। तो भाई भारत जो है वो इंडो पैसिफिक रीजन में अपने प्रेजेंस स्ट्रॉन्ग कर रहा है। तो क्वाड जैसे ऐसे बहुत सारे मंच है जिनके थ्रू वो अपनी सिक्योरिटी कोऑपरेशन को बढ़ा रहा है। नेक्स्ट पॉइंट आता है सॉफ्ट पावर और सांस्कृतिक प्रभाव को लेकर। तो भाई इंडिया की जो असली स्ट्रेंथ है वो है उसकी सॉफ्ट पावर। तो इंडिया सिर्फ मिलिट्री नहीं रखता बल्कि उसकी कुछ सॉफ्ट पावर भी है, जैसे कि आप देखें योग, भारतीय संस्कृति, बॉलीवुड, इंडियन कल्चर, डेमोक्रेसी, ये सभी भारत की कुछ सॉफ्ट पावर है। इसी के साथ साथ एक भावना है आपकी वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा, जिसका अर्थ है कि पूरी दुनिया एक परिवार है। तो ये जो अवधारणाएं हैं ये सभी अवधारणाएं भी भारत की वैश्विक छवि को मजबूत करती है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है महत्वाकांक्षाएं और भविष्य की दिशा को लेकर।
तो फ्यूचर विजन अगर हम बात करें तो इंडिया क्या करना चाहता है, इंडिया बनना चाहता है एक रिस्पॉन्सिबल ग्लोबल पावर, इसी के साथ साथ पीस प्रमोटर और डेवलपमेंट लीडर के रूप में। तो इंडिया एक मल्टीपोलर वर्ल्ड में अपना आपको चाहता है कि वो सब कंट्रीज को इक्वल रखे। तो भाई इंडिया सिर्फ साउथ एशिया का लीडर नहीं बल्कि ग्लोबल स्टेज पर भी एक राइजिंग सुपर पावर है, और आने वाले टाइम में इंडिया का जो रोल है वो और भी ज्यादा पावरफुल होने वाला है। तो यही था भाई हमारा अंतरराष्ट्रीय राजनीति में भारत का महत्व एवं महत्वाकांक्षा है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है वो हमारा ओवरऑल पूरे आंसर का एक छोटा सा उपसंहार यानी कि एक छोटा सा कंक्लूजन आता है। तो कंक्लूजन में हम क्या कह सकते हैं आप उसको समझिएगा। तो कंक्लूजन में हम कह सकते हैं कि भारत की जो विदेश नीति है यानी कि इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है उसका बेस इंडिया की फॉरेन पॉलिसी कोई रैंडम नहीं है, यानी कि ये अचानक से नहीं आई, ये बेस है हमारे हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस, हमारे राष्ट्रीय हित और वैश्विक परिस्थितियों इन सभी को मिलाकर बनी हुई है। मतलब कि इंडिया हर डिसीजन सोच समझ के लेता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है कुछ की पिलर्स के बारे में, जैसे कि आप देखें गुटनिरपेक्षता हो गया, परमाणु नीति हो गई, आर्थिक सुधार हो गए, तो ये सभी मिलकर भी इंडिया को एक बैलेंस अप्रोच देते हैं। इसी के साथ साथ इंडिया किसी के भी कंट्री के प्रेशर में आके डिसीजन नहीं लेता, वो अपनी खुद की इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी फॉलो करता है, जिसे हम आज के समय में रणनीतिक स्वायत्तता भी कहते हैं। तो इंडिया यूएस और रशिया दोनों के साथ रिलेशन मेंटेन करता है, किसी एक की साइड में नहीं रहता। तो आज के समय में अगर आप बात करें तो आज इंडिया सिर्फ एक रीजनली नहीं बल्कि ग्लोबल लेवल पर भी ग्रो कर रहा है, इकोनॉमी, मिलिट्री, टेक्नोलॉजी सब स्ट्रॉन्ग कर रहा है। तो भाई आने वाले टाइम में जो इंडिया है, भविष्य में जो इंडिया है वो और ज्यादा पावरफुल बनेगा, ग्लोबल पॉलिटिक्स में स्ट्रॉन्ग रोल प्ले करेगा और इसी के साथ साथ बैलेंस और फ्लेक्सिबल पॉलिसी भी फॉलो करेगा। तो इंडिया फ्यूचर का एक मेजर ग्लोबल प्लेयर है, हम यही कह सकते हैं। तो ओवरऑल हम कह सकते हैं कि इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी का मेन गोल है वो है अपने नेशनल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना और दुनिया में पीस, स्टेबिलिटी और डेवलपमेंट को प्रमोट करना। तो भाई यही था हमारा एक छोटा सा उपसंहार, एक छोटा सा निष्कर्ष, जिसके साथ ही हमारा यूनिट नंबर 4 का चैप्टर नंबर 2 भी कंप्लीट होता है। तो इसी के साथ ही हमारी यूनिट नंबर 4 भी कंप्लीट होती है, क्योंकि यूनिट नंबर 4 में हमारे टोटल 2 ही चैप्टर थे, चैप्टर नंबर 1 एंड चैप्टर नंबर 2, जो कि मैंने आपको बता दिए। और साथ साथ इसी के हमारे इंडिया फॉरेन पॉलिसी सब्जेक्ट का सिलेबस भी कंप्लीट होता है, क्योंकि इंडिया फॉरेन पॉलिसी सब्जेक्ट में हमारे पास टोटल 4 ही यूनिट थी, जो कि मैंने एक एक करके आपको एक्सप्लेन कर दी है। तो यही था भाई हमारा इंडिया फॉरेन पॉलिसी सब्जेक्ट का ओवरऑल सिलेबस, जो कि मैंने आपको शॉर्ट्स में एक्सप्लेन कर दिया है। अगर किसी स्टूडेंट को ये नोट्स चाहिए होंगे तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां आपको ये नोट्स मिल जाएंगे। एंड अगर किसी भी स्टूडेंट का कोई भी डाउट या किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी होती है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में या इंस्टा पेज को फॉलो करके भी पूछ सकते हैं। डेली अपडेट्स के लिए आप सभी हमारा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। और अगर आपको ये लेक्चर उपयोगी लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगले सब्जेक्ट के लिए तैयार रहिएगा, जहां हम बात करेंगे किसी अदर सब्जेक्ट की। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।